शिक्षा की हुई और उससे पहले जिले की राजनीति की बात हुई, लेकिन अब दूसरी वो बुनियादी ज़रूरत शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, जिसके बारे में अक्सर बहुत बात होती है और वो हमेशा विषय भी रहता है राजनीति का भी और समाज के लिहाज से भी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ पर पहुँचे हैं। तीन इस विषय के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस विषय को समझेंगे और सोनीपत जैसे जिले में जो दिल्ली से लगता जिला है, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य क्या है उसको जानेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सचिन बंसल मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिव्या सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। और डिप्टी सीएमओ सोनीपत डॉक्टर गिनी लांबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी माइक अपना अपना ले लीजिए और उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएमओ सोनीपत आपके पास आना चाहूँगा। गिनी लांबा जी, मुझे ये बताएं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हम देख रहे हैं कि बोझ बहुत है। सरकार व्यवस्था करती है अतिरिक्त बेड की या फिर दूसरी व्यवस्थाएं करती हैं, वो हर व्यवस्था जो है वो नाकाफी साबित होती है और ऐसे में प्राइवेट सेक्टर की ओर जो है मरीज को जाना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है। इसमें क्या कभी बैलेंस बन पाएगा? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कोरोना काल की जी। 2020 मार्च अप्रैल का टाइम था जी। जब फर्स्ट वेव का टाइम था, तो मैं ही इंचार्ज था सिविल हॉस्पिटल का। उस टाइम पे जब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल लगभग बंद थे और डॉक्टर बंसल डॉक्टर दिव्या भी बैठे ही हुई हैं, और उस टाइम हमने ये कमांड संभाली थी। जी। तो आपका जो आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा लोड होता है और उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, ये बात बिल्कुल अब यहाँ पे फेल हो जाती है, क्योंकि हमने उस टाइम हमारा 200 बेडेड हॉस्पिटल है जी। और हमने लगभग 100 बफर बेड्स क्रिएट किए थे और सारे पेशेंट्स हमारे पास ही आ रहे थे, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खुला नहीं था। और हमने सैम्पलिंग से लेके इनको एडमिशन, इनको ट्रीटमेंट, वो टाइम हमने अपने आप को प्रूव किया है। और अगर दोबारा फिर कभी ऐसा टाइम आया तो बिल्कुल गवर्नमेंट पॉलिसी बफर बेड्स की भी, बफर ड्रग्स की भी बिल्कुल होती हैं और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की भी होती हैं, टेस्ट की भी होती हैं। उस टाइम RT-PCR फॉर कोविड-19 वो नई चीज़ थी, मगर हमने उस टाइम पे भी मतलब सैंपल्स की रोज़ के 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार सैंपल हमने किए हैं। तो अगर कभी भी इस बात की ज़रूरत महसूस होगी कि भाई कोई इमरजेंसी आई है, कोई इस तरह की, जिस तरह ये पेंडेमिक सिचुएशन में, तो जिस तरह से हमने ये सारा कार्य किया है स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने और उस चीज़ को संभाला है, तो मैं फिर यही कहूँगा कि ऐसी कोई डॉक्टर साहब, मैं उसमें ऐड ये कर रहा हूँ कि लोड अब कम है या जो लोड है उसे टैकल कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम उस लोड को बखूबी टैकल कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खबरें आती हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, 3 दिन बाद की डेट मिल रही है, मतलब उस तरह का लोड तो है ना? नहीं, देखिए, मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि अब आप कोई भी मैटर ले लीजिए, डिलीवरी है या सिजेरियन है, उसमें कोई भी लेडी ऐसी नहीं है कि उसको बाद में डेट दी जा रही हो। वो तो उसका तो नेचुरल टाइम है, जिस टाइम वो आएगी लेबर पेन्स में उस टाइम उसकी डिलीवरी हो, हम यहाँ हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सोनीपत में ये हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तो आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आपको पेंडेमिक का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो एक टाइम एकदम ही पेंडेमिक आई और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए, उस टाइम भी हम खड़े रहे और हमने उस चीज़ को फेस किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है मैं आपकी इस बात से, और अगर आगे कोई ऐसा टाइम आएगा तो आप देखेंगे कि हम जो उससे बहुत कुछ सीखा है। हाँ जी, और आप देखेंगे कि हम आगे भी हम आपको नजर आएंगे काम आगे। चलिए, भगवान करे ऐसा कोई पेंडेमिक ना है। डॉक्टर सचिन बंसल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब प्राइवेट सेक्टर की बात होती है तो क्योंकि अब वक्त बदला है, लोअर मिडिल क्लास से ऊपर जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है वो प्राइवेट सेक्टर में ही आना चाहता है और उसे सुविधा चाहिए, लेकिन वो जो सुविधा मिल रही है वो अफोर्डेबल रहे, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर क्या कुछ कर पा रहा है? अफोर्डेबिलिटी की है, जो प्राइवेट सेक्टर से लोग बाग जाते हैं उसके लिए थोड़ा हमें गवर्नमेंट का भी सहयोग चाहिएगा कि भाई जो हमारे पर ड्यूटीज़ तो हमारी बहुत ज़्यादा है कि भाई ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, ये परफॉर्मा भी आपको चाहिए, ये रूल। एक बार माइक सर, आप माइक दूसरा लीजिए एक बार। जी बोलें।
डॉक्टर्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये तो सब मानते हैं। हमें बहुत तरह के लाइसेंसेस को मेंटेन करना पड़ता है, उसका खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कुछ मदद करें, कि कुछ लीनियंसी बरती जाए, जिससे पेशेंट्स को खर्चा कम से कम करना पड़े। दिव्या जी, मुझे बताएं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर, वो बढ़ रहा है, बूम हो रहा है, लगातार हो रहा है, दिल्ली के बाद एनसीआर में दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहते हैं, क्या पॉलिसीज हो आप लोगों के हिसाब से जो बेहतर हो आपके लिए भी और मरीजों के लिए भी? बहुत बहुत नमस्कार मेरा, और धन्यवाद ये सवाल मुझसे पूछने के लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने डिप्टी सीएमओ साहब ने से कि जब कोविड का समय आया 2020 में, तो गवर्नमेंट सेक्टर ने आगे बढ़कर काम किया, और वाकई उस समय प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल सभी बंद थे। उसकी वजह बहुत सारी थी कि एक तो उस समय वर्कलोड इतना नहीं था 2020 में। सब जानते हैं कि 2021 में कोविड जिस तरह से सामने आया और जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स की मदद रही गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ये डेफिनेटली मैं कहूँगी कि जो आप लोगों ने काम किया सोनीपत में भी और पूरे हरियाणा में गवर्नमेंट ने, वो सराहनीय है। लेकिन साथ में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ने, प्राइवेट सेक्टर ने जो काम किया मिलकर के, वो भी सराहनीय है। उनकी भी तारीफ करनी उनकी भी तारीफ करनी चाहिए कि हमने बिना किसी मदद के, ये मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी, बिना किसी मदद के हमने अपनी तरफ से आगे बढ़कर अपने खर्चे पर बहुत कम, जबकि उस समय गवर्नमेंट ने प्राइस की केपिंग कर दी थी, और आप सबको पता है कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है हेल्थ सेक्टर में एंड हॉस्पिटल्स में। इवन को उस समय पीपीई किट भी एक 400-450 रुपए की मिल रही थी। उस समय सारे स्टाफ भी इस मौके का फ़ायदा उठा के सैलरी हाई की डिमांड कर रहे थे। डॉक्टर्स कम थे उस समय, लेकिन जो भी अवेलेबल थे उन्होंने अपनी पूरी सर्विसेज दी, पूरी मदद करी, और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से हम इस महामारी से सफलता हासिल कर सके, जीत हासिल कर सके। तो मेरी तो यही उम्मीद भी है, गुजारिश भी है कि सरकार थोड़ी सी हमारी तरफ भी ध्यान दे कि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और हम बहुत वाकई लो मार्जिन पे काम करते हैं, और ये पब्लिक के सामने नहीं है। पब्लिक ये सोचती है कि हम केवल कमाते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो बेवजह के टेस्ट होंगे और डॉक्टर ऐसे करेगा और मतलब पैसे खर्च ज्यादा हो जाएंगे, लुट जाएंगे, ये वाली धारणा कैसे बदलेंगे आप लोग? इस धारणा को बदलने में मैं आप लोगों की मदद चाहूंगी, क्योंकि मीडिया बहुत स्ट्रांग है हमारे देश का और लोग उनकी बातें सुनते हैं। तो अगर आप सही हमारा नजरिया भी लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें भी और साथ में लोगों के लिए भी फायदा होगा। हम अपनी सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। ये शक जब लोगों के दिमाग में होता है तो हमारे मन में भी अच्छा नहीं लगता है। हम हर मरीज को दिल से इलाज करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मरीज ना समझ पाए, लेकिन हम समझते हैं कि एक सर दर्द इतना खतरनाक भी हो सकता है कि शायद अगर एमआरआई ना कराएं और भविष्य में उसमें कुछ ऐसा निकले तो मरीज हम पर ही आरोप लगाए कि क्यों नहीं उस समय एमआरआई आपने लिखा। लिखें तो भी मुश्किल है, सचिन, डॉक्टर सचिन मुझसे सहमत होंगे, लिखें तो भी मुश्किल है, ना लिखें तो भी मुश्किल है। हमारे ऊपर फिर कंज्यूमर फोरम में जाते हैं पेशेंट्स, कोर्ट में जाते हैं। तो आप रास्ता सुझाएं। लामा जी बताएं मुझे इस बारे में। लामा जी भाई, अगर थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर ले लिए जाएं, सर दर्द में ही एमआरआई लिख दी जाए, तो फिर कई बार ये कहा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो हैं वो एकदम डरा देते हैं मरीज को, डरा कर उससे उसी टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन पहले ही चेक कर लिया जाए तो बेहतर रहता है। अच्छा, ये बड़ा अजीब है कि उसमें कुछ ना निकले तो फिर मरीज कहता है कुछ नहीं था, आपने टेस्ट कर दिया। कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब क्या पॉलिसी अपनाते हैं जैसे पेशेंट्स हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं तो ऐसा भी नहीं है कि ये पेशेंट को गलत बताते हों जी, ठीक है। इस तरह की, जिस तरह अब ये इस तरह के मामले की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट कई इस तरह के मामले हैं, तो इनको ना पब्लिक को ठीक तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, जिसे कि पेशेंट है उसके रिलेटिव को इसे काउंसलिंग कहते हैं। ये ठीक काउंसिल करें पेशेंट को कि आपके मरीज को ये बीमारी है और इसकी ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी हैं। और जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम भी पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं, उनके रिलेटिव्स को, कि जी आपका ये है, और एक सिंपल लैंग्वेज में
उनको कन्विंस करना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन गैप अगर ये ठीक तरह से कन्विंस करेंगे जो खुद डॉक्टर्स हैं तो ये इनको ये तकलीफ़ नहीं आएगी। हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, आप देख लिए डेली 2000 के करीब हमारी ओपीडी होती है। हर तरह के मरीज होते हैं, डिलीवरी केसेस होते हैं, सर्जरी केसेस होते हैं, आँख बनने वाले पेशेंट्स होते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग भी, तो इसी जो पेशेंट काउंसलिंग जो है ना, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी इम्पॉर्टेंस हम भी समझते हैं, इन्हें भी समझनी चाहिए। तो अगर ये ठीक तरह से पेशेंट को डेली काउंसिल करेंगे और तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पेशेंट से ज़्यादा अटेंडेंट की काउंसलिंग ज़रूरी है। हाँ जी, देखो पेशेंट तो फेस कर ही रहा होता है, अटेंडेंट्स भी बाहर खड़े फेस कर ही रहे होते हैं उस चीज़ को। मतलब तो वो जो डाउट बन जाता है उनके दिल में, पहले तो वो दूर हो। नहीं, मैं वही इसीलिए काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। जी, ये ठीक तरह से काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस जो है, ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट जी। है। अगर आप पेशेंट के रिलेटिव को, पेशेंट को ठीक तरह से काउंसिल नहीं करेंगे, है ना, तो मैं ये नहीं कहता कि ये लोग गलत करते हैं या जानबूझ के, जिस तरह से मैं ये नहीं कह रहा जी। पर ये दे शुड कन्विंस, ये ठीक काउंसिल करें रिलेटिव्स को भी और पेशेंट्स को भी, ताकि ये कम्युनिकेशन गैप जिस तरह से अगर कोई है तो ना आए। डॉक्टर बंसल, कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। यस, इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को हमें सुधारना होगा, जी। चाहे इसमें मीडिया का रोल है या जिस भी तरीके से हमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक मेंटेन करना होगा, जो अब बहुत कम रह गया है। ये काउंसलिंग से ही हो सकता है, जैसे सर ने कहा कि काउंसलिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। काउंसलिंग वैसे तो प्राइवेट सेटअप में भी बहुत अच्छी तरह होती है, पर एक गवर्नमेंट सेटअप होता है, बड़ा सेटअप होता है, तो उसमें पेशेंट कम बोलता है। अब जो प्राइवेट सेटअप होता है उसमें एक अकेला डॉक्टर, जैसे सिंगल हैंडेड क्लिनिक्स होते हैं, तो उसमें एक ही डॉक्टर होता है, तो उसके अगेंस्ट बोलना पेशेंट के लिए आसान होता है। इसलिए वह ज़्यादा जो आजकल पेशेंट के जो मॉब लिंचिंग या जो भी मॉब से जो होता है, मरीज उस डॉक्टर को ठीक मानता है जो गया और उसने, डॉक्टर ने 4 दवाई लिख के दे दी, और अगर डॉक्टर ने बोला पहले 4 टेस्ट करवाओ फिर दवाई लिखूंगा, फिर मरीज को लगता है कि इसने फंसा दिया। देखो इस सारी चीजों को हमें लिंक करके चलना होता है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हर एक हेडेक को एमआरआई की जरूरत होती है। जी जी। तो पर पेशेंट की सिचुएशन को देखते हुए हमें इस चीज का अनुमान लगाना पड़ता है कि भाई पेशेंट को कितनी जरूरत है। पर आजकल जैसे कंज्यूमर फॉर्म और ये चीजें आ गई, तो पेशेंट्स ने खुद ही इस चीज के लिए वो करते हैं कि भाई आप कुछ कराओ, टेस्ट कराओ। हम नहीं कराते फिर भी पेशेंट बोलते हैं कि कुछ टेस्ट तो कराओ, जब भी तो बीमारी का पता चलेगा। तो ये दोनों तरफ से हमें सोचना होगा इस बारे में। डॉक्टर दिव्या सक्सेना, ये जो बात होती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, सोनीपत के लिहाज से आप अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देख रहे हैं और फ्यूचर क्या देख रही हैं सोनीपत में? दिल्ली से लगता इलाका है। बिल्कुल, दिल्ली के बहुत पास होने की वजह से हमें अपने स्टैंडर्ड्स को भी दिल्ली के लेवल का रखना पड़ता है, और हम रखना चाहते भी हैं जिससे कि हमारी सोनीपत की जनता को हर छोटी चीज़ के लिए दिल्ली ना भागना पड़े। मैं अगर आज के 10 साल पहले की बात करूं और आज की बात करूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस समय सोनीपत में कई सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल है। अगर मैं अपने सेटअप की भी बात करूं तो हमारे पास वो सारी मशीन्स हैं जो कहीं भी इंडिया में हो सकती हैं। इवन हो सकता है दिल्ली में भी कुछ जगह सर्जरी के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सोनीपत में बहुत अच्छे से अच्छा पॉसिबल है। सभी तरह के स्पेशलिस्ट भी हैं, सभी तरह के डॉक्टर्स हैं, इलाज भी सभी तरह के हो रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी है। और सरकार क्या करे आप लोगों के लिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ा लें? सरकार सिर्फ इतनी मदद कर सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कि हम बिजली के बिल के लिए भी हम एक कॉमर्शियल रेट्स पर देते हैं बिजली का बिल भी। तो वो थोड़ा सा अगर, क्योंकि हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं, जैसे डॉक्टर सचिन ने कहा, डॉक्टर को भगवान होना चाहिए, डॉक्टर को टेस्ट भी नहीं लिखना चाहिए, डॉक्टर को पैसे भी नहीं लेने चाहिए, ठीक है, कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में इलाज भी करना चाहिए और अच्छा इलाज करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं हमें सरकार से भी मदद चाहिए इस बारे में कि हमारे ऊपर कम से कम कॉमर्शियल रेट्स ना एप्लीकेबल हों, ठीक है। उसका फायदा कंज्यूमर को होगा, कंज्यूमर को डेफिनेटली होगा। अगर कमर्शियल रेट्स, देखिए हमें अपने एक्सपेंडिचर निकालने होते हैं, ठीक, जैसे आयुष्मान की बात करें या कुछ गवर्नमेंट पैनल्स की बात करें तो वो बहुत नॉमिनल रेट्स पे, ये गवर्नमेंट भी जानती है और ये डेटा कहते हैं
कि पर पेशेंट, पर जनरल वार्ड, पर डे गवर्नमेंट भी 9,500 खर्च करती है पर डे, ऑल इंक्लूसिव अगर माना जाए तो। लेकिन आयुष्मान के रेट्स आप सबको मालूम है कि पर डे पर पेशेंट कितने मिलते हैं हमें। उसमें अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन रखना, प्राइवेट सेक्टर्स में अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन रखना रियली टफ। अगर आप लोग विश्वास करें तो हम बहुत लो मार्जिन पे काम करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद पेशेंट को फैसिलिटीज भी चाहिए, सर्विसेज भी अच्छी चाहिए, कमरा भी साफ होना चाहिए, स्टाफ भी बिल्कुल फुल्ली ट्रेंड होना चाहिए। ये सारी उम्मीदें आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर पेशेंट नहीं रखता है। वो एक विश्वास मान के चलता है कि यहाँ तो मुझे फ्री इलाज मिलेगा और अच्छा मिलेगा और मेरे टेस्ट भी फ्री हो जाएंगे, तो वो नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जब आते हैं तो मन में एक शक लेके आते हैं कि हम तो लूटेंगे, हमसे तो पैसे ज़्यादा लिए जाएंगे, हमारे तो फालतू के टेस्ट लिखे जाएंगे। अगर आप भी मुझसे अग्री करते हैं तो ये दिमाग में होता है कहीं ना कहीं। तो विश्वास को बढ़ाना बहुत ज़रूरी चलिए, है। भरोसे को बढ़ाना बहुत जरूरी है। लामा साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये जो भरोसे की बात हो रही है, आपने बता दिया काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक बड़ा रोल तो प्ले कर ही रहा है, ताकि एक तो सारा बोझ सरकारी हॉस्पिटल पे ना आ जाए, और कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें सुविधा बेहतर और तुरंत मिल जाए, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर की ओर जाते भी हैं। आपके यहाँ तो वेटिंग मतलब इंतजार करना पड़ता है इसलिए। देखिए, ये तो अब एक पेशेंट की अपनी सोच है, जी ठीक है। तो पेशेंट, ऐसी बात नहीं है कि सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। जी, पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं और इनके पेशेंट हमारे पास भी आते हैं। प्राइवेट के भी आपके पास प्राइवेट के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल जिस तरह देना चाहूँगा, जी। मैं खुद आई सर्जन हूँ, तो प्राइवेट में आई हॉस्पिटल में दिखा के पेशेंट हमारे पास आते हैं। केस बिगड़ गया। नहीं भाई, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई आपकी आँख बननी है जैसे, जी, तो जैसे हमारे पास आते हैं तो राय हमारे से भी लेते हैं ऐसी बात कि भाई आँख अभी बनाए तो क्या उनकी राय है। तो जैसे मैं खुद आई सर्जन हूँ, तो भाई आप जैसे जिस तरह की राय वो पेशेंट मांगे हमसे, क्या प्रोफेशनल है तो वो हम देते हैं। तो ये सोचना गलत है कि पेशेंट सीधा प्राइवेट में जाता है या सरकारी में नहीं आता, या सरकारी से किसी वजह से प्राइवेट में चला जाता है कि जल्दी हो जाए, या वो पेशेंट प्राइवेट से सरकारी में आते हैं। जी। जहाँ तक कि आयुष्मान भारत वगैरह प्रोग्राम की बात है, आयुष्मान भारत तो एक इंश्योरेंस, जी, एक स्कीम जो कि बहुत ही बढ़िया और गवर्नमेंट की तरफ से, और तो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं। तो अब इनके पास कैसे पेशेंट आ रहे हैं, और जिस तरह से मैडम कह रही हैं कि भाई पेशेंट हमारा क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल साफ नहीं होता। हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम हर बार कायाकल्प को अचीव कर रहे हैं, अवार्ड विन कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल, अगर आपका NABH है तो हमारा हॉस्पिटल एनक्वास है 2 बार, सिविल हॉस्पिटल सोनीपति। आप आइए तो आप बताइए, हॉस्पिटल हमारा भी साफ़ सुथरा है। और क्या पेशेंट हमारे से उम्मीद नहीं रखते? हमारे से भी पेशेंट्स उम्मीद रखते हैं। जी, हम तो हमारे पास भी, हम भी पेशेंट्स को ठीक तरह काउंसिल करते हैं। और जिस तरह से मैडम ने जो भी बातें कही, जो आप फेस करते हैं वो हम भी फेस करते हैं। अब मैं डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, मुझे 5 साल हो गए। जी, तो उसमें सिविल हॉस्पिटल में 60,000 की OPD हर साल आ जाना, और IPD भी मोर देन 7-8,000 हमारी है। और हमारे जो टेस्ट हैं वो भी 60-70 हज़ार टेस्ट एक साल में होते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि जो बड़ी महंगी दवाइयाँ जो आजकल हीमोफीलिया के फैक्टर्स हैं और थैलेसीमिया की ड्रग्स भी हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम इतना दे रहे हैं, तो मतलब हमारे से पेशेंट आपके पास जाते हों, मेरे को थोड़ी बहुत परसेंटेज तो होगी, पर ज़्यादा परसेंटेज नहीं है इस चीज़ चलिए की। ठीक है, मैं इस पे आता हूँ। डॉक्टर बंसल, ये एक बात होती है PPP की, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका जिक्र बहुत होता है। क्या ऐसा कोई कोलैबोरेशन दिखाई देता है? इसकी संभावना, इसका फ्यूचर है कुछ? पेशेंट्स के लिए, पेशेंट के अच्छे इलाज के लिए यह तो होना ही चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जी। जिससे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे प्राइवेट सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा कि गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी उन पे। पर ये अभी
आज के सिनेरियो में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि भाई जैसे प्राइवेट सेक्टर पे इतना लोड है और गवर्नमेंट, जैसे सर ने बताया कि गवर्नमेंट में भी पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पेशेंट्स प्राइवेट सेक्टर में ही आ रहे हैं, पर इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी प्राइवेट सेक्टर पे, तभी कुछ हो पाएगा। जी डॉक्टर सक्सेना, एक महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं अगर एक मिडिल क्लास होने के नाते ये बात कहूँ कि जो मिडिल क्लास है वो खर्चा करना चाहता है, वो चाहता है कि ठीक है मैं जाऊँ मुझे इलाज मिल जाए, लेकिन फिर उसे लगता है कि इतना ना हो जाए कि उसकी पॉकेट पे बोझ पड़ जाए। तो मिडिल क्लास कंफ्यूज रहता है कि सरकारी में उसको इंतजार करना पड़ेगा, समय लगेगा, और प्राइवेट में वो बहुत ज्यादा उसका खर्चा हो जाएगा। तो ये बैलेंस उसका नहीं बन पा रहा है, उसके लिए पीपीपी कोई रोल प्ले कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर सचिन ने कहा कि फ्यूचर तो अच्छा है, और इसका एक एग्जाम्पल 2021 कोविड के टाइम का है भी कि हम दोनों ने मिलकर काम किया। डॉक्टर लांबा की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि सिविल में बहुत, हमारे सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना उस वर्कलोड को हम मिल के डिवाइड करें, कुछ चीज़ें जो वहाँ पर नहीं पॉसिबल हैं वो हम मिल के कर लें। अगर उनको 400 या 500 या 600 पेशेंट सारे दिन में देखने पड़ रहे हैं, और इतने पेशेंट्स देखने के लिए एक काउंसलिंग के लिए पीरियड चाहिए, पेशेंट को समझाने के लिए चाहिए, तो अगर उस वर्कलोड को डिवाइड कर लिया जाए तो उसमें तो मुझे लगता है कि फ़ायदे में पब्लिक ही रहेगी, और हर तरह की स्पेशलिस्ट सुविधाएं मिल जाएंगी। जो कभी हो सकता है कुछ चीज़ें वहाँ ना हो, कुछ चीज़ें हमारे पास हों, तो क्यों ना इसका भविष्य वाकई बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि फ़ायदे में रहेगी पब्लिक। और मिडिल क्लास का अगर ये सोचना है कि वहाँ पर सर्विसेज नहीं मिलेंगी और प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगी, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच मिलेंगी, लेकिन खर्चा ज्यादा हो और जाएगा। खर्चा ज्यादा होगा, ये सोच है, ये एक माइंडसेट बन चुका है। क्यों बन चुका है ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन इसको बदलने की जरूरत है, एक भरोसे नहीं, की वो तो जरूरत यहाँ है। भी जो लोग बैठे होंगे, हाँ। भाई ये बड़ी सिंपल सी बात होती है कि प्राइवेट में दिखा लो, लेकिन वो दिखाने में अगर 1500 रुपए डॉक्टर की फीस है और 5-7 हजार के टेस्ट हो गए तो अगर मरीज हमसे कहते हैं, बहुत सारे मेरे मरीज, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जैसे कि कोई भी पेशेंट होता है शुगर का, कहता है डॉक्टर साहब दवाई महंगी है, थोड़ी सस्ती लिख दो, तो मैं खुद जेनरिक दवाइयाँ उनको लिखती हूँ, खुद बताती हूँ कि आपकी जेनरिक दवाइयाँ, आपको दवाइयाँ लेनी जरूरी हैं, तो ये दवाइयाँ आप जेनरिक दवाइयाँ जेनरिक स्टोर से ले सकते हैं। पर ये एक फैक्ट भी है कि कभी भी जब भी हम दवाई लिखते हैं या कोई भी टेस्ट लिखते हैं, तो कभी ये नहीं कहते कि ये बहुत जरूरी है, इसके बिना हम इलाज नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। ठीक। वो हमारी एडवाइस है, उसको मानना ना मानना ये जी। आपके हाथ में है। डॉक्टर लांबा, ये जैसे अब सक्सेना जी कह रहे हैं कि वो बोझ को बांट लिया जाए आपस में, क्या ये संभावना है? पीपीपी मोड में पहले ही सिविल हॉस्पिटल में सीटी स्कैन है और डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध हैं, और बहुत जल्दी कैथ लैब, जिसकी बहुत जरूरत है। कैथ लैब का भी प्रपोजल में, और बहुत जल्दी गवर्नमेंट से आ जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग भी कि कैथ लैब भी सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में बहुत जल्दी सेटअप हो। तो पीपीपी मोड तो, और पीपीपी मोड में तो जिस तरह जो बीपीएल के कार्ड धारक हैं और उनके लिए तो फ्री, ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ के लिए भी पहले से ही गवर्नमेंट ने ये फ्री किया हुआ है। तो ठीक है, जो एक अच्छी चीज़ है जिसमें जनहित में, जिसमें जनता का हित है, और सिविल हॉस्पिटल में ही और कम रेट पे और बहुत अच्छा काम, और बीपीएल जो गरीब परिवारों के लिए फ्री जो सुविधा है, तो ऑलरेडी ये चीज़ तो शुरू हो ही चुकी है। सीटी स्कैन, एमआरआई भी आने वाला है, और अब डायलिसिस चल ही रहा है, और कैथ लैब, तो ये तो गवर्नमेंट ने पहले इस चीज़ को टेकअप कर लिया है। पीपीपी मोड तो स्टार्ट हो ही चुका है जी। और इसीलिए, हाँ बोलिए मैम। एक प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान भी शुरू किया था प्रधानमंत्री ने, जिसके तहत सारे प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, वो अपनी सर्विसेज हर महीने की 9 तारीख को देते हैं जी। और अच्छे खासे पेशेंट देखते हैं उस दिन। तो ये भी काफी सफल एक मॉडल है जी। डॉक्टर बंसल, ये जो सरकार की योजनाएं हैं या फिर जो सरकार लोगों के हित में ये जो योजनाएं चलाती हैं, जिसका अभी मैम जिक्र कर रही थी, कितना बेनिफिट होता है? लोग आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उन योजनाओं का लाभ लेने? हाँ, इन स्कीम्स का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। जो गरीब लोग होते हैं, मान लिया कोई गरीब पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हो जाए, तो वो पहले वो इलाज नहीं करा पाता था, पर आजकल आयुष्मान स्कीम के अंडर वो अपनी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो जाती है, जिससे पेशेंट बच जाता है और उसको लाभ मिल जाता है। मतलब आयुष्मान स्कीम ने गरीबों का जीवन में तो बदलाव किया है। यस यस इसको तो मानेंगे ना? यस। जी। तो फिर ये जो आयुष्मान स्कीम है, इसका दायरा अगर बढ़ रहा है,
इससे आप लोगों पे बर्डन पड़ रहा है क्या प्राइवेट हॉस्पिटल पे? हम पे कोई इस चीज़ का कोई वो नहीं है, पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस और सोचना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कुछ मतलब फायदा नहीं तो कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो हो जाए। अच्छा, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन नहीं है। नो नो। दिव्या जी, अभी क्या सिचुएशन आप बताइए। बहुत मतलब थोड़ी सी इसकी सोचनीय सिचुएशन है। मैं पिछले साल हरियाणा आई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सेक्रेटरी की तरह कार्यरत थी जी। और सभी हॉस्पिटल्स की ये प्रॉब्लम थी कि हमें रिजेक्शंस मिलते हैं रेट्स में बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो आईसीयू के पेशेंट्स हैं या जो फिजिशियन बेस्ड पेशेंट हैं। सर्जरीज में सरकार को लगता है कि हाँ एक बड़ा काम हुआ और उसका इतना पैसा हमें दे देना चाहिए बिना कुछ सोचे, लेकिन जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती है वहाँ पर रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि अगर बिल 20,000 का बना तो उसमें से केवल 10 मिलेगा या फिर टोटल ही रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा है और इसको लेकर के मैं एनएचए में, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में भी पिछले साल मीना जी से मिली थी और हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स किए। हालांकि वो एफर्ट्स अभी तक चल रहे हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन उसका नहीं निकला। और ये सरकार से मेरी गुजारिश है कि इसमें रेट्स भी इम्प्रूव किए जाएं थोड़े से। डॉक्टर सचिन ने जैसा कहा कि कम से कम हम कमाएं नहीं तो पर अपना खर्चा तो निकाल सकें। लांबा जी, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल खुद स्ट्रेस में है। देखिए, ये जो हम जिस ठीक है आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब ने बात सरकार तक पहुंचाई, लेकिन ये किसी और पैनल पे ये जो बात है वो कि इनके रेट्स, ये अलग मैटर हो गया कि इनके रेट्स जो हैं उन ट्रीटमेंट के, उन पैकेजेस के रेट्स कम हैं जी। हम हमारे से हॉस्पिटल में तो सब फ्री है जी। पेशेंट आया पेशेंट के लिए फ्री है। और इनके हॉस्पिटल में भी जैसे, तो ये इन्होंने अपनी आपके चैनल के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचाई है, तो ये किसी और स्टेज पे बात टेकअप होनी चाहिए जी। और अच्छा, मुझे तो आप ये बताइए कि ये जो अभी जो सरकारी सेक्टर है हेल्थ को लेकर के, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्राइवेट से लोग आपके यहाँ इलाज कराने भी आते हैं, आपके यहाँ से वहाँ कम जाते हैं, इस सेक्टर का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो व्यवस्था है उसको लेकर एक तस्वीर रही है कि वहाँ तो ऐसा, वहाँ तो लाइन, वहाँ तो खबर आ रही है मशीन खराब है, 3 दिन की वेटिंग है। वो तस्वीर कितनी बदल चुकी है ये बताइए आप। तस्वीर अब काफ़ी बदल चुकी है। तस्वीर गवर्नमेंट सेटअप की, पब्लिक हॉस्पिटल की काफ़ी अच्छी है। अभी मैं आपको बोलूँ, ये चीज़ पता लगती है कि आप आंकड़े देखिए हमारे हॉस्पिटल में, जैसे पहले 1000 से कम ओपीडी होती थी, फिर 1000, फिर 1500, अब लगभग 2000। जिस तरह से ओपीडी भी बढ़ रही है, हमारी आईपीडी बढ़ रही है, नंबर ऑफ डिलीवरीज, भरोसा बढ़ रहा है लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, आप ये देखिए। और आगे के आगे जैसे अब पीपीपी मोड से और सर्विसेज मिल गई, ठीक है, तो फिर फिजियोथेरेपी सेटअप पूरा लग गया, उससे और लोग आने लग गए, आयुष विभाग खुल गया, उससे और लोग जुड़ गए। तो ये मतलब ये चीज़ आगे के आगे और ज़्यादा इसने इम्प्रूव ही करना है। जैसे अब आईसीयू भी खुल गए हैं, बिल्कुल न्यू सेटअप जो है आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, इसमें फिर अब और फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। और आयुष्मान भारत प्रोग्राम आने से भी और फैसिलिटीज़ जो हैं, तो ये तो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ कंटिन्यूस है और आगे आगे इम्प्रूव ही होना है इसमें। और किसी भी तरह के, फिर वही बात है कि इस सेटअप पे आपके चैनल के माध्यम से मैं कि किसी भी तरह का पेशेंट अगर हमारे पास आता है सिविल हॉस्पिटल में, तो उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। और हमारे पास एम्बुलेंसेस भी और रेफरल ट्रांसपोर्ट भी। आज की डेट में तो अगर कोई गांव में बैठा हुआ किसी की, डॉक्टर साहब बेड ना मिल पाने जैसी स्थिति तो रहती है? नहीं, बेड ना मिलने, मैंने आपको बफर बेड्स की बात पहले भी की थी जी। हमारे पास 50 से 100 बफर बेड्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर जैसे ही पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो हम बफर बेड उस टाइम अरेंज कर देते हैं, वो अरेंजमेंट हमारे पास है। आज की डेट में तो अगर रेफरल ट्रांसपोर्ट 108, अगर कोई गांव में बैठा हुआ 108 में फ़ोन भी करता है कि मेरी वाइफ को डिलीवरी पेन्स हो गई हैं, तो उसके घर में एम्बुलेंस पहुंचती है, इमीडिएटली उस पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल लेके आती है और डिलीवरी होने के बाद उन्हें घर भी छोड़ा जाता है। इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, इतना बेहतर हो गया मामला। इतनी बेहतर। और कहीं से भी अगर रोड साइड एक्सीडेंट, एंड ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, राउंड द क्लॉक 24/7 अगर कोई। लेकिन आपके यहाँ तो अक्सर, मतलब मैं तो खैर आपसे राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये शिकायत की जाती है कि स्टाफ की कमी है, ओवरबर्डन है आप लोग। स्टाफ की कमी नहीं है,
जितने specialist मैं आपको डॉक्टर ये चाहिए बता रहा हूँ उतने कि नहीं जैसे हैं। आप कोई भी अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है रात के 2 बजे कहीं भी, जी। और वहाँ से फ़ोन 108 में, तो इमीडिएटली वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उस केस को लेके आती है। यहाँ पे डॉक्टर्स देखते हैं अगर उसको कोई टर्शियरी केयर सेंटर की ज़रूरत है तो उसी वक्त एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंसेस का ऐसा नेटवर्क जो 108, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो ये तो आगे आगे इम्प्रूव ही कर रहा है ये, और आगे इम्प्रूव ही करेगा। जी डॉक्टर बंसल, आजकल हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही भीड़ होने लगी है। मतलब कई बार तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पता लगता है कि यहाँ भी मतलब वेटिंग ठीक ठाक है, इंतजार करना पड़ रहा है। आपके यहाँ मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल की दिक्कत है या क्या समस्या आपको दिख रही है? एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज इतनी हो गई हैं कि लोग अपने आप आकर्षित हो रहे हैं। जी। सेकंड, लाइफस्टाइल की तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स ये बढ़ गई हैं। और मौसम के साथ साथ जैसे कोरोना आया था, डेंगू आता है, और कई मौसमी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वायरल फीवर हो गया, या फिर मौसम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। इस टाइम में तो फुर्सत नहीं रहती, पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते हैं। उनके चाहे खाने का कोई ठिकाना ना हो, पर उनको पेशेंट की लेकिन प्राइवेट में तो टारगेट मान लिया जाता है। प्राइवेट में तो टारगेट मान लिया जाता है कि डॉक्टर टारगेट पूरा कर रहे हैं। अब सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है ना। अब ये धारणाएं तो मीडिया ही चेंज कर सकता है ना। मैं उस धारणा पे, दिव्या जी देखिए बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। एक और तो आपने कहा कि लोगों का माइंडसेट जो है वो बड़ा सवाल है, दूसरी ओर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत भीड़ है, तो ट्रस्ट तो वहां भी बढ़ ही रहा है ना। तो ये दो अलग बातें कैसे हुई? नहीं, अलग बातें बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट केवल शायद बेहतर फैसिलिटीज, बेहतर सुविधा, बेहतर इलाज, इसके लिए शायद पेशेंट्स आते हैं, पर वो दिमाग में रख के तो आते हैं कि खर्चा होगा यहाँ पे और हमसे खर्चा करवाया जाएगा। एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर, ये बात शायद नहीं हुई, लेकिन हमारी इंडिया में जीडीपी हेल्थ सेक्टर पे कितना है? 1.13%। जी। और वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो वो 8 से 9% तक है। तो कुछ सरकार को भी सोचना चाहिए। मेन रीजन जो प्रॉब्लम्स का है कि भीड़ बढ़ रही है, रीजन वो हेल्थ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, लेकिन अवेयरनेस, जागरूकता भी बढ़ रही है। अब लोग छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए, स्पेशली कोविड के बाद, अब थोड़े से बुखार के लिए भी वो जागरूक होते हैं, थोड़े से खांसी जुकाम के लिए भी वो जागरूक होते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इन ये दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में जिसको टैकल करना चाहिए। WHO कहता है कि हर 1000 पेशेंट पर या पब्लिक पर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ये फिगर्स तो हम शायद आगे आने वाले 10-15 सालों में भी मैच नहीं कर पाएंगे। तो शायद मेडिकल कॉलेज में PG सीट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, या कहाँ बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो जिसकी तरफ सरकार को व्यवस्थाएं बन रही हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, आप ये कह रही हैं। अभी नाकाफी हैं। जी CMO साहब, मतलब क्या ये वाकई ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति है? आप बढ़ाएं लेकिन पेशेंट ही इतने सारे हैं कि वो कुछ भी कर ले वो कम पड़ जाता है, ऐसा है क्या? देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट सोनीपत जैसे, अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने सोनीपत शहर में है, फिर गोहाना है, गन्नौर है, और लेकिन अब हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा हमारे हर एक मतलब कि इतने हमारे 8 तो CHC, 1 SDH, DCH, इससे अलग हमारी 4 UPHC, और उससे अलग 35 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, फिर हमारे सब सेंटर्स। तो ये एक पूरा नेटवर्क है ये हमारा। तो इसमें भी है रैशनलाइजेशन, जैसे कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे डॉक्टर्स और वहाँ पे ज़्यादा हो, तो ये रैशनलाइजेशन भी हमारे डिपार्टमेंट की चलती रहती है। बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो वो तो एक इंस्टीट्यूट है जो एक जगह सेटअप है, बट हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा में ऐसा नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में अगर कहीं पे पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा सेंटर्स, वहाँ पे डॉक्टर्स, और मतलब और फिर अलग से अब जैसे शहर में ही UPHC अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुल गए हैं 4, और फिर अलग से CHCs, BHCs की CHCs बनाई जा रही हैं, न्यू PHCs बनाई जा रही हैं। तो जिस वेलनेस सेंटर जिनके बारे हाँ, में, वेलनेस सेंटर्स और बनाए जा रहे हैं। अभी जैसे नए CHOs भी लिए गए हैं, जी, है ना। तो जैसे जैसे ये ज़रूरतें बढ़ रही हैं उनको समझ में लेके रैशनलाइजेशन के अंडर आगे आगे अरेंजमेंट्स को अपडेट किया जा रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ऐसी बात नहीं है। मतलब
प्राइवेट हॉस्पिटल का एक अलग एजेंडा है, वो तो एक चार दीवारी है कि इंस्टीट्यूट है, लेकिन हेल्थ पब्लिक जो हॉस्पिटल हैं, जो पब्लिक जो डिपार्टमेंट है, वो क्या फिर वही बात, मतलब किस हिसाब से कैसे कोरोना आया था, वो एक नई चीज़ थी और हमने उस चीज़ को जिस हिसाब से हमने उसको मैनेज किया है, और ये सब ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है उस टाइम 2020, 2021 और 2022, बल्कि अभी भी। हाँ, दिल्ली जब से लोग यहाँ आ रहे थे, यहाँ दिल्ली से आ रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि हमारा 200 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें हमारा नॉन कोविड सेक्शन अलग था, उससे अलग हमने बफर बेड करते करते 300 बेड्स और 300 पेशेंट हमने एडमिट किए हैं, और राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन, और हमारे पास हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी थी जी। और आपको मैं बताऊं, उस टाइम पे गाड़ियां नीचे खड़ी रहती थी, पूरा बाहर भी और अंदर भी पार्किंग फुल रहती थी, अच्छे अच्छे। और दिल्ली के रहने वाले मेरे को लोग यूँ कहता कि मैं पहले दिल्ली से पता नहीं पानीपत गया, वहाँ से अमृतसर गया, फिर मुझे पता लगा सिविल अस्पताल सोनीपत, वो सोनीपत में वो ठीक होके बंदा गया और तो 5-6 दिन रहा, और वो कहता है पैसे पड़े के पड़े रह गए, यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे पेशेंट लोड बढ़ता है, जैसे जैसे ज़रूरतें, मतलब उस हिसाब से अब मैन पावर भी और इक्विपमेंट भी उस हिसाब से, जैसे निरोगी हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया। निरोगी हरियाणा मतलब एक जो परिवार 1,80,000 से कम की इनकम है, उसमें कुछ बेसिक मैंडेटरी टेस्ट फ्री ऑफ द कॉस्ट किए जाते हैं, और उसमें मतलब ये निरोगी हरियाणा भी उस एक तरह की वो है कि जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ेंगी, फिर चिरायु भी, तो प्रोग्राम तो मतलब इस हमारे इसके अंदर जो रैशनलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट्स चलती रहती है। जी बिल्कुल। अब अंत में डॉक्टर बंसल, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट जो है बढ़ रही है, रिहाइश बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ आके रहना शुरू हो रहे हैं, तो आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में और ज़रूरत बढ़ेंगी। आपका अस्पताल या जो प्राइवेट सेक्टर है वो तैयार है भविष्य के लिए और उस तरीके से लोगों को सेवाएं दे पाए? हाँ जी, हमारा प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है, बशर्ते थोड़ी सी गवर्नमेंट की हमें सहायता तो चाहिएगी। जैसे लाइसेंसेस वगैरह मैंने बताया था पहले भी, थोड़ी सी रियायत मिल जाए तो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी इसमें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट से आपको रियायत मिले। अंत में डॉक्टर दिव्या सक्सेना, सवाल वही है कि अब ग्रोथ का समय है, आगे दौड़ने का समय है, प्राइवेट सेक्टर लगातार कदम ताल कर रहा है, तकनीक नई से नहीं आ रही है, अब तो एआई का भी जिक्र सुनने में आ गया है मेडिकल लाइन में, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ी होप बनकर सामने आता है अर्ली डिटेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगी कि अपने हरियाणा में गवर्नमेंट ने जो हेल्थ सेक्टर में स्टेप्स लिए कोविड टाइम में, वो मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और शायद विदेशों में भी उसकी बहुत तारीफ हुई हरियाणा के मॉडल की। तो वो मॉडल डेफिनेटली सक्सेसफुल था। जहाँ तक टेक्नोलॉजी और एआई की बात करें तो सभी काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, इवन हमारे हॉस्पिटल में भी हम उसकी मदद लेते हैं, और ये अगर हमें पीपीपी मॉडल में हम इसको कहीं इस तरह से मदद करना चाहें तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। और मेरा तो सिर्फ एक कहना है कि हम सब एक ही जगह पढ़े, एक ही साथ बड़े हुए, हमारे रास्ते भले ही अलग अलग हो गए लेकिन मंजिल तो एक ही है कि हमें मरीज का भला करना है, तो क्यों ना मिलके करें। मंजिल एक ही है और मरीज का भला होना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं और इसके साथ ही अभी जनता टीवी पर सोनीपत संवाद का सिलसिला जारी है।